हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 20 क्वेश्चंस का ये सेट है जो कि सीबीटी एग्जाम फर्स्ट ईयर फिटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में बने रहे और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग जरा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपके पास भी समय काफ़ी कम है। पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। जैसे जो ड्रिल किया जाता है उसके बाद उस छेद को फिनिश किया जाता है, तो फिनिश करने वाले ऑपरेशंस का नाम पूछ रहा है कि उसकी प्रक्रिया का नाम क्या है। छेद को जब फिनिश करते हैं उसकी प्रक्रिया का नाम क्या है, कौन सी प्रक्रिया के सहारे छेद को फिनिश किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रीमिंग। रीमिंग ऑपरेशन से क्या करते हैं, जो छेद होते हैं उसको क्या करते हैं, फिनिश किया जाता है और जो साइज का होता है उस साइज में हम उसको फाइनली उसको फिनिश करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसका जो है ऑप्शन ए। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। तो रिमिंग ऑपरेशन हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। ये पूछ रहा है कि हैंड रिमर्स के दांतों में असमान अंतराल क्यों होता है। ये देखिए, ये रिमर्स है, इसका कटिंग टीथ है। कटिंग टीथ के बीच जो स्पेस होता है ना, उसके बीच जो है अनइक्वल होता है, असमान होता है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये चैटरिंग को कम करता है। चैटरिंग का मतलब होता है कि जब आप रिमिंग ऑपरेशन करते हैं तो चट चट का जो है आवाज आता है, उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, इस जो टीथ के बीच को के जो डिस्टेंस है उसको कम ज्यादा करके इसको चैटरिंग को कम किया जा सकता है। तो असमान अंतराल होता है, दांतों में असमान अंतराल होता है। इसका कारण क्या है, तो कारण है चैटरिंग कम होता है। इस कारण से असमान अंतराल होने से चैटरिंग क्या होता है, कम होता है, यानी चटचट की आवाज जो होती है वो कम होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न जरा देख लेते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। जैसे ड्रिल होता है तो ड्रिल में जो है एक क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। तो क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है किसी ड्रिल बिट में, इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो क्लियरेंस एंगल देने का सबसे मेजर कारण क्या है कि जो उसके बीच जो फ्रिक्शन हो सके, यानी उसका बॉडी और जो जिसमें हम छेद कर रहे हैं, छेद करने के लिए क्या होता है, हमारे पास कोई जॉब होता है, उसमें ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल और जो है जॉब के बीच जितना भी कांटेक्ट, सरफेस का कांटेक्ट कम से कम रहेगा उतना ही कम गर्म होगा, इसीलिए थोड़ा क्लियरेंस दे दिया जाता है। क्लियरेंस देने से वही जो है पार्ट टच होता है, बाकी उसकी बॉडी टच नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रिवेंट फ्रिक्शंस ऑफ द ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल के किनारों को घर्षण से रोकने के लिए, है ना, ड्रिल के किनारे जो है उसको घर्षण से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी जो लोग हैं लाभान्वित हो सके। और अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप जरूर से मैसेज करें कि हम और क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, दूसरे को भेजें। रिवीटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का क्या होता है। जैसे रिवीटिंग जो है एक तरीके का, जब आप इस तरीके से ये जो है, ये जो फिगर जो दिख रहा है ये किसका, रिवेट का फिगर है। इस तरह का रिवेट आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, ब्रिज वगैरह में देखा होगा कि जो गार्डर वगैरह होता है उसके बीच में जो नट एंड बोल्ट नहीं रहता, ये परमानेंट इस तरह का रिवेट लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये परमानेंट फास्टनर की कैटेगरी में आता है ना। तो इस तरीके का रिवेट लगाया जाता है और इसमें काउंटर सिंकिंग का कोण कि कितना डिग्री पे जो है ये काउंटर सिंकिंग जो है ये किया जाता है। तो इसमें 75 डिग्री, अगर जहां पे भी आपको पूछ दे, रिवेट पूछ दे, है ना, रिवेट है, टा है, यहाँ पे रिवेटिंग है, रिवेट है ना, तो याद रखिएगा ये काउंटर रिवेट है ना। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंक का कोण कितना डिग्री होता है, 75 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले। दूसरा देख लेते हैं। ड्रिल करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण क्या है। ड्रिलिंग जब करते हैं तो ड्रिल जो है ओवरहीट क्यों हो जाता है, इसका कारण है क्लियरेंस एंगल सही नहीं होता है। क्लियरेंस एंगल अगर सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो है बॉडी भी टच करते रहेगा, किससे, कार्यखंड से, यानी वर्क से, जिससे जो है आप ड्रिलिंग कर रहे हैं जिसमें, उसमें वो भी टकराता रहेगा और जितना ज्यादा उसका बॉडी संपर्क में आएगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा। तो गर्म होने से ओवरहीट होने का सबसे मेन रीजन क्या है, क्लियरेंस एंगल जो है वो करेक्ट नहीं होता है। क्लियरेंस एंगल अगर करेक्ट नहीं होगा तो ओवरहीट होगा, है ना, ड्रिल ओवरहीट हो जाता है। इसका कारण क्या है, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट, दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए दो चीज, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा
कि जो छेद को जो है फिनिश करने के लिए क्या करते हैं, रिबिंग ऑपरेशन करते हैं। और यहाँ पे दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, दी गई गहराई यानी कि एक फिक्स जो है डेप्थ है, यहाँ जाने के बाद, यहाँ तक जाने के बाद ये फिर जो है कुछ नहीं है, यानी यहीं तक गहराई, यानी यहाँ पे जो है इस तरीके का ब्लाइंड होल इसको बोलते हैं, है ना। तो ब्लाइंड होल में जो छेद को बड़ा करने के ऑपरेशंस को हम क्या करते हैं, इसको काउंटर बोरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहा जाता है। तो इस तरह का ब्लाइंड होल मतलब एक तरफ आर पार नहीं होगा, छेद कैसा होगा, आर पार नहीं होगा, बीच में जाने के बाद रुक जाता है, यानी कि यहीं तक छेद है और ये फिर जो पोर्शन है इसमें छेद नहीं है। तो इस तरीके के छेद को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग का ऑपरेशंस करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, यदि ड्रिल की क्लियरेंस कोण अधिक हो तो क्या होगा, ड्रिल का क्लियरेंस कोण अगर अधिक होगा तो क्या होगा, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि कटिंग एज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो जितना ज्यादा क्लियरेंस रहेगा वो क्या होगा, उसमें जो है जैसे ही थोड़ा दबाव पड़ेगा तो वियर एंड टियर होने का संभावना ज्यादा है, टूटने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए कटिंग एज जल्दी कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट्स मार्क्स एट द एक्स ऑफ द थ्रेड, थ्रेड के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। ये यहाँ थ्रेड है, इस तरीके का ये थ्रेड बना हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का थ्रेड बना हुआ है जिसमें ये पिच डाया है, ये इसके बाद जो है ये माइनर डाया, छोटा वाला जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है इसको माइनर डाया कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है उसको मेजर डाया कहते हैं, और ये वाला जो डायमीटर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है माइनर डाया कहते हैं। और पिच डाया कहाँ है, बीच वाला पोर्शंस को लेते हैं, इसको हम पिच डाया कहते हैं। तो तीनों में डिफरेंस भी आपने समझ लिया। ये पूछ रहा है कि ये वाला मार्क्स जो एक्स किया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये एक तरीके का पिच है, इसको हम क्या कहते हैं, PITCH। दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि लगातार, यहाँ और यहाँ, अगर यहाँ पे लेंगे और ये देंगे तो ये भी पिच कहलाएगा, ये लेंथ पूछ रहा है तो ये भी पिच कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ अगर पूछेगा तो ये भी पिच कहलाएगा। पिच क्या होता है कि एक फुल रोटेशन करने के बाद कितना जो है ये आपका थ्रेड जो है कितना आगे जाता है या कितना पीछे जाता है वो उसका लीड कहलाता है। तो बेसिकली जितना पिच होता है उतना ही लीड होता है। किस केस में, सिंगल स्टार्ट के केस में। डबल स्टार्ट के केस में अलग होता है, सिंगल स्टार्ट जो होता है उस केस में जो पिच होता है वो किसके बराबर होता है, लीड के बराबर होता है। तो यहाँ जो पूछ रहा है वो एक्स के बारे में पूछ रहा है, और एक्स जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका जो इस तरीके का दिखाया गया, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन जो है, ग्राइंडिंग व्हील जो है उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ देख के ही आपको पता करना है कि किस तरीके का ये ग्राइंडिंग व्हील है। और इसमें ये पूछ रहा है कि ए क्या दर्शाता है, यहाँ पे ए है, ये ए क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको हमने केवल समझाने के लिए यहाँ पे लाया है। इसमें ये पूछ रहा है कि ए क्या होता है, तो ए होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव्स। क्या होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एब्रेसिव का टाइप जो है वो इंडिकेट करता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एब्रेसिव्स, यहाँ पे देखिए एक पोजीशन से पहला पोजीशन जो होता है ये मैन्युफैक्चरर्स, कुछ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये मैन्युफैक्चरर सिंबल होता है, यानी कि कौन सा मैन्युफैक्चर किसने बनाया है, क्या बनाया है, वो अपना एक सिंबल डालता है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाता है एब्रेसिव। एब्रेसिव टाइप ऑफ एब्रेसिव। एब्रेसिव्स कितने तरीके का होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और सिलिकॉन कार्बाइड, दो तरह का एब्रेसिव्स यूज किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का। तो ये एब्रेसिव है, एब्रेसिव है, ये वाला चीज है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद जो ये होता है ये ग्रेन साइज को इंडिकेट करता है। ग्रेन साइज में क्या होता है, तुम्हारा कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन जो होता है वो ग्रेन साइज होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेड होता है ना। इसके बाद जो है इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है, ओपन स्ट्रक्चर्स है कि क्लोज स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड है, जैसे कि सिलिकॉन बॉन्ड है, बैटरीफाइड बॉन्ड है। तो ये सारा चीज जो है हर एक एक लेटर का एक एक महत्व है।
तो पहला में मैन्युफैक्चरर सिंबल, दूसरा में जो है टाइप ऑफ एब्रेसिव, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है यानी 46 जो दर्शा रहा है वो ग्रेन साइज दर्शा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कोर्स, मीडियम, फाइन, और ये जो है इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद हार्ड, सॉफ्ट, ये एच होता है ना। उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स में ओपन स्ट्रक्चर है कि क्लोज स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद बॉन्ड में चले आएंगे तो बैटरीफाइड बॉन्ड है कि सिलिकॉन बॉन्ड है कि क्या है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है इसका रिप्रेजेंट, अगर दूसरे के बारे में भी आपको पूछ दिया तो सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट में जरा हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है what is to be done after dressing the grinding wheel to run concentric। कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए एक नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। देखिए ये जो है एक क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील है, और ग्राइंडिंग व्हील से क्या करते हैं, किसी भी जो टूल्स है उसको शार्प करने के काम में आता है। जैसे टूल जो होता है उसको उसका कटिंग एज जब बनाते हैं, शार्प करते हैं, चाकू भी शार्प करते हैं, तो बहुत सारा चीज जो है इससे क्या करते हैं, धार लगाया जाता है ना। ग्राइंडिंग व्हील से क्या करते हैं, बेसिकली जो टूल्स होते हैं हमारे पास, कटिंग टूल्स होते हैं, उसमें धार लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील जो चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को अगर लगाते हैं तो पहला क्या किया जाता है। तो सबसे पहला काम उसका जो है ट्रूइंग करते हैं, यानी कि एक्सिस के अलोंग जो है वो सीधे डायरेक्शंस में जो है बिल्कुल कहीं पे वाइब्रेशन तो नहीं है। अगर वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, चूंकि आरपीएम बहुत ज्यादा होता है और जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो फिर जो है उस पर हम कोई काम, शार्पनिंग का कोई काम नहीं कर सकते, उससे हम कोई चीज बजा नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, ट्रूइंग करते हैं। कब करते हैं, कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए, यानी कि जो है वो सेंटर के ये में ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता रहे, कहीं वाइब्रेशन नहीं हो, कहीं इधर उधर हिले नहीं। इसके लिए सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या करते हैं, ट्रूइंग का करते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस, ये देखिए ये जो फिगर जो दिया हुआ है किसका है, ब्लास्ट फर्नेस का है ना। ये फिगर जो है ब्लास्ट फर्नेस का है, दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, आपको देख के समझना है ना। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या बनता है, पिग आयरन बनता है ना। पिग आयरन किससे बनता है, ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कास्ट आयरन किससे बनता है, तो क्यूपुला फर्नेस से बनता है कास्ट आयरन। इसके बाद रॉट आयरन जो होता है कुडलिंग फर्नेस से बनता है। और मेलेबल्स, नरम लोहा तो शुरुआत में जो है वो उपयोग किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो है ब्लास्ट फर्नेस पूछ रहा है, तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनता है, पिग आयरन बनता है। क्यूपोला फर्नेस से क्या बनता है, तो कास्ट आयरन बनता है। कुडलिंग फर्नेस से क्या बनता है, रॉट आयरन बनता है। तो ऑप्शंस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल्स के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बॉल बेयरिंग्स का क्या क्या चीज कह रहा है, मैग्नेट बना रहा है या फिर बॉल बेयरिंग बना रहा है और कटिंग टूल्स बना रहा है। इसके निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो धातु, ये सारे इतने सारे धातु दिए हुए, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला धातु जो है वो कोबाल्ट होता है। ठीक है ना, तो कोबाल्ट का यूज करते हैं किसके लिए, मैग्नेट, बॉल बेयरिंग में भी कोबाल्ट का यूज किया जाता है और कटिंग टूल्स में भी कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से, पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है। तो पाइराइट किसका ओर्स है, ये भी जान लीजिए। पाइराइट आपको जानना चाहिए कि ये जो है तांबे का एक अयस्क होता है और इसमें 0.32% जो होता है, या कह सकते हैं 32%, 0.32 नहीं 32% जो है वो क्या होता है, तांबा होता है, कॉपर होता है। तो यहाँ पे 0.32 जो है ये है लिखा हुआ है। एक में कितना लिखा हुआ है, परसेंटेज में अगर करोगे तो यानी कि 32% होगा। ठीक है, एक में कितना होता है, इसीलिए 0.32% जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसी तरीके के मिलेंगे। तो ऑप्शन अगर इस तरीके के मिलेंगे तो ऑप्शन बी देना है। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो 32% लिखा हुआ रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो कई प्रकार अम्लों के लिए प्रतिरोधी, जैसे कि बीकर्स वगैरह में देखते हैं ना कि जितना भी प्रयोगशाला जो होता है, आप अगर 10th में पढ़े होंगे, 11th 12th पढ़े होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत सारे केमिकल्स किसमें रखे जाते हैं। जो जार होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपका जो है शीशे का बना होता है। तो लीड जो है वो बहुत सारा जो ये होता है आपका अम्ल होता है ना, एसिड होता है,
उससे प्रतिरोध रखता है। प्रतिरोध का मतलब क्या कि अम्ल जो है उस पर रिएक्ट नहीं करता है, उससे रिएक्शंस नहीं करता है। तो अम्लों के लिए प्रतिरोधी कौन से हैं सबसे ज्यादा? तो लेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा प्रयोगशाला में जितने भी बीकर प्रयोग में होते हैं, जितने भी रखने के लिए कांच के ही सारे चीज रखे हुए रहते हैं, और उसी में अलग अलग तरीके का जो है हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें रखी हुई रहती है। तो लेड जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, यानी प्रतिरोध करता है वहां अम्ल के साथ, है ना, अम्ल के साथ वो प्रतिरोध करता है। ठीक है, अगला टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? तो टेलीस्कोपिक गेज जो है छोटा, जहाँ पे जो साइज होल साइज होता है या स्लॉट होता है, उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इसका उपयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज। तो मेजरिंग साइज ऑफ होल्स और स्लॉट्स, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला नेक्स्ट, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि है? तो आपका एक दूसरा फिगर आ गया है, बट आप ये समझ लीजिए कि सतह के पास जो टूटे हुए स्टड होते हैं उसको निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे पहले प्रिक पंच मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो पंचिंग करके हम उसको निकाल सकते हैं। सतह के पास अगर टूटा हुआ है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अगर सतह से तो नीचे टूटा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इजी आउट मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये इजी आउट मेथड ही दिखाया गया है। अभी आपको यहाँ पे कह रहा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि है। तो ये थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए और ये क्वेश्चंस को केवल समझिए कि सतह के पास टूटा हुआ स्टड है तो इसको निकालने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है प्रिक पंच मेथड। और ये मेथड जो दिया हुआ है ये इजी आउट मेथड दिया हुआ है, ये आपका आ गया है दूसरे जगह से फिगर, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। प्रिक पंच मेथड जो है जब सतह के पास टूटा हुआ है तब होता है, और सतह से जब नीचे टूटा हुआ होता है तो इजी आउट मेथड इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। वहां पे रिवेट का हमने देखा और यहाँ पे काउंटर सिंक हेड स्क्रू कह रहा है, हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। किसके केस में? हेड स्क्रू के केस में 90 डिग्री पे होता है, और रिवेट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था 75 डिग्री। ओके, और दोनों ही केस में जो है क्या था, जरा पीछे चल लेते हैं थोड़ा सा एक दोनों ही केस में क्या था कि जो है काउंटर सिंक कह रहा है, काउंटर सिंकिंग का कोण, काउंटर सिंक एंगल कह रहा है ना। काउंटर सिंकिंग मतलब तिरछा वो था ना, ऐसे ऐसे किया हुआ था ना, वो पहले प्रश्न पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे, तो इसी को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो इस तरीके का जो चीज था तो उसमें यहाँ पे भी वही सारी चीजें जो है आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हेड स्क्रू है, तो स्क्रू के केस में ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, ड्रिल बीट में के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम, यहाँ x छूट गया है, x यहाँ पे क्या होगा, x के रूप में चिन्हित भाग है, इसको पूछ रहा है। ये वाला चीज, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, है ना, तो इसको कहते हैं लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंकि देखिए लिप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और इसके बीच का जो है एंगल पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिप क्लियरेंस एंगल्स। और ये किस चीज को दिखाया गया? ड्रिल बिट को दिखाया गया है ना। तो ड्रिल बिट में ये जो दिखाया गया इस तरीके का फिगर दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि क्या है, तो आपको बताना है लिप क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी जो है आप सेंड कीजिए, और अगर कोई इससे रिलेटेड आपको लगता है कि और कुछ जो है जानना चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, है ना, हम उस पे जो भी वीडियो इसको बना के देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो हेलिक्स कोण जो होता है रैक एंगल से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और फाइनल प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ रिमिंग ए 10 mm होल इफ द अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.5 mm। ये पूछ रहा है कि 10 मिलीमीटर के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा। ड्रिल का आकार क्या होगा? इसका अंडर साइज 0.2 mm है और ओवर साइज 0.5 mm है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, आपका ड्रिल साइज बराबर लिखोगे, ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है रिम साइज माइनस यहाँ पे
अंडर प्लस ओवर दोनों कीजिएगा और यहाँ पे साइज हो जाएगा अंडर साइज और ओवर साइज। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपका रिम साइज कितना का बनाना है, आपका 10 mm के छेद को बनाना है। तो ड्रिल कितना का करना पड़ेगा, देखिए जब भी ड्रिलिंग करते हैं तो रिम का जो साइज होता है, जितना फाइनली हमको जो छेद बनाना होता है उससे कम का ड्रिल किया जाता है। तो कितना कम किया जाएगा यही निकालना है, यही पूछ रहा है कि कितने का ड्रिल यूज करोगे आप, है ना। ठीक है, ड्रिल का आकार क्या होगा यही पूछ रहा है। कितने mm का छेद करना है, तो 10 mm के छेद के रिमिंग करने के लिए 10 mm में आपको रिमिंग करना है, तो छेद भी अगर 10 mm का कर दीजिएगा तो रिमिंग ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। इसी के लिए थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है ताकि जो है उसको रिमिंग ऑपरेशन के दौरान उसमें जितने भी एक्सेस मटेरियल्स है उसको निकाल के बाहर किया जा सके। इसीलिए जो ड्रिल साइज जो होता है वो रिम साइज से छोटा होता है। ठीक है, तो कितना छोटा रखेंगे, तो रिम साइज कितना मांग बोल रहा है 10 mm, तो 10 mm यहाँ पे बोल रहा है तो 10 mm हमने रख लिया। इसके बाद अंडर साइज क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अंडर साइज 0.2 mm है तो 0.2 रख लिया। इसके बाद ओवर साइज कितना है, तो 0.05 है। इस सभी को जोड़ लीजिएगा तो 10 माइनस यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 0.25 आएगा mm। अब ये घटाने के बाद 9.75 mm ये क्या हो गया, ये आपका ड्रिल साइज हो गया। तो एक्चुअली जो है आपको किस साइज का ड्रिल करना पड़ेगा, तो 9.75 mm का ड्रिल करना पड़ेगा ताकि जो है हम 10 mm का छेद बनाया जा सके रिमिंग करके। ओके, तो चलिए फाइनल यहाँ पे हम लोग जो है समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।